हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पिछले 8-9 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। अब बच्चों, इसमें हमने अलग अलग आकृतियों की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना सीखा है। देखो, चैप्टर इतने लंबे नहीं है, मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपको हो सकता है टाइम लग रहा हो। बाकी एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने को, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर के अलग अलग आकृतियों की वजह से स्वयं प्रेरण विद्युत वाहक बल निकालना हम सीख चुके हैं। अब इस हेडिंग में मेनली, इस चैप्टर में मेनली दो ही हेडिंग बचती हैं। एक तो है स्वयं प्रेरण, बहुत नाम सुनने में आएगा इसका, और कुछ ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप बताऊंगा, मैं आपको लिंक कराऊंगा। और एक पढ़ेंगे हम अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पर लगाना। अगर ढंग से देखा तो मेरा मतलब वादा है आपसे कि घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी बना देंगे इसको। और अगर नहीं देखा, रटने का प्रयास किया, तो आप भले ही कितना ही रट लेना, आप हमेशा इसमें कंफ्यूज ही रहोगे, है ना। तो पेन को भी साइड में रखें और सब बोर्ड पर देखें। अब ध्यान से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बिगाड़े अपना आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है बच्चों स्वयं प्रेरण। इंग्लिश में लिखें अगर तो सेल्फ इंडक्शन। अब समझिए ध्यान से, देखो हम तो शब्द से ही पकड़ के इसके पास पहुंच जाएंगे अपने आप। स्वयं प्रेरण शब्द का मतलब देखें बच्चों, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद, उसी में, अपने आप में। मतलब हम कहना भाई अपना कोई काम करना है तो सेल्फ कर लो। सेल्फ का मतलब है आप खुद ही करिए। तो सेल्फ का मतलब तो हुआ जिसकी चर्चा कर रहे हो उस खुद के बारे में, खुद में ही जिसकी आप बात कर रहे हो, समझने के लिए समझे आप। और इंडक्शन का मतलब, प्रेरण का मतलब, इस चैप्टर में प्रेरण का मतलब क्या होता है बच्चों, कि फ्लक्स के बदला होगा, विद्युत वाहक बल पैदा हुआ होगा, तभी तो उसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल नाम देंगे। प्रेरित, इस चैप्टर में पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा हूं। प्रेरित शब्द का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स के चेंज हुआ होगा, और चुंबकीय फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ होगा, हाँ या ना। या प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हुई होगी। अगर ये काम खुद में का मतलब क्या है, जैसे मैंने कुंडली ली, सपोज, ध्यान सुनना। फैराडे का जब प्रयोग किया था तो बच्चों में क्या करता था, फैराडे के प्रयोग में मैंने क्या किया था, विचार करना, कि ऐसे एक कुंडली ली और उसे कनेक्ट किया मैंने गैल्वेनोमीटर से, हाँ या ना। फिर एक दूसरी कुंडली लिया करता था या दूसरी चुंबक लिया करता था जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, याद है क्या। तो आप तो चेंज यहां कर रहे थे, इसमें चेंज कर रहे थे, और महसूस दूसरी जगह कर रहे थे। देखना आप ध्यान से, इसको कॉइल नंबर 1 कहूं, इसको कॉइल नंबर 2 कहूं। तो फैराडे के प्रयोग में मैंने क्या बताया कि अगर मैं करंट C2 में चेंज करूं तो C1 में डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब परिवर्तन किसी और में किया, इफेक्ट अन्य दूसरी जगह देखा। इस चीज को बोलूंगा अन्योन्य प्रेरण, जो मेरी अगली हेडिंग होगी। अन्य में प्रेरण, किसी दूसरी में परिवर्तन, हमने किया किसी और में और देखा किसी और में, इस चीज को बोलूंगा अन्योन्य प्रेरण। पर स्वयं प्रेरण समझ गए होंगे आप। स्वयं प्रेरण में 2 कुंडलियां काम में नहीं आएंगी। पहली बात तो केवल एक ही कुंडली काम में आएगी, चेंज भी इसी में करूंगा और देखूंगा भी इसी में। मतलब जिस परिपथ का या जिस कुंडली का, देखो परिभाषा में वही प्रेरण की देने वाला हूं कि जब तक फाई बदलेगा तब तक ईएमएफ जनरेट होगा। यही शब्द है, मेरे पास शब्द ही नहीं है और इसके अलावा घुमा फिरा करके जब स्वयं प्रेरण की बात करूंगा, स्वयं प्रेरण का एक शब्द जोड़ दूंगा कि जिस कुंडली या परिपथ में, कुंडली कह दो या परिपथ कह दो, जिस कुंडली या परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो, उसी परिपथ में अगर ईएमएफ जनरेट हो जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो यह घटना क्या कहलाती है, स्वयं प्रेरण कहलाती है।
क्या कहलाती है? स्वयं प्रेरण। दो परिभाषाएं कुछ कुछ दिमाग में बैठी थोड़ी बहुत, दो नाम आपके सामने आएंगे आने वाले टाइम में, स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। मैं आपको एक पढ़ाऊंगा बहुत ढंग से और दूसरा रफ्तार में लिखाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ मुझे स्वयं शब्द हटा करके अन्य शब्द ही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ छोड़ूंगा ही नहीं मैं। आप तो पूरा ध्यान अपने बोर्ड पर लगाएं। समझिएगा बच्चों, वापस समझिएगा। शब्द का मतलब क्या कह रहा था? शब्द क्या पढ़ना है अपने को? स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। हिंदी में समझ लो, इंग्लिश समझ लो, कहीं भी समझ लो। स्वयं प्रेरण का मतलब क्या होगा? खुद में ही प्रेरण, मतलब जिसका आपने फ्लक्स बदला। भैया प्रेरण होगा कब? जब फ्लक्स बदलेगा। प्रेरण होगा कब? जब फ्लक्स बदलेगा। तो जो शब्द है ना स्वयं प्रेरण, अब तो समझ गए होंगे भैया। स्वयं प्रेरण का मतलब हुआ जिसमें जिसका फ्लक्स बदला। जिस परिपथ या कुंडली, कोई भी एक नाम ले लेना, जिस परिपथ या जिस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स हम बदल रहे हैं, उसी परिपथ या उसी कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इस घटना को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? स्वयं प्रेरण के नाम से जानेंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्वयं प्रेरण की बहुत सरल परिभाषा है कि जिस परिपथ या कुंडली का फ्लक्स बदला जाए, उसी में अगर ईएमएफ जनरेट हो जाए। और अन्योन्य प्रेरण कैसे बोलूंगा? कि जब एक परिपथ या कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बदला जाता है, उससे संबंधित दूसरी कुंडली में अगर विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, तो इसे अन्योन्य प्रेरण नाम दिया जाएगा। एक बात तो हमारे दिमाग में स्वयं प्रेरण की क्लियर हुई। दूसरा इसमें नाम आता है स्वयं प्रेरण गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन वगैरह बोल सकते हैं ना। इसका सिंबल कैपिटल एल, इसीलिए मैं लंबाई को हमेशा स्मॉल एल लेता आया हूं इस चैप्टर में, क्योंकि जब प्रेरण की बात करते हैं तो कैपिटल एल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टिव कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, कई नाम है इसके। आप तो एक नाम ध्यान रख लिया, आप तो स्वयं प्रेरण गुणांक, या इसका एक नाम और भी याद कर लो, चलो करना है तो है स्वयं प्रेरकत्व। क्या नाम बोला? स्वयं प्रेरकत्व। बच्चों ये उनका भाई है, किनका? आर का और सी का। एक्चुअली में फिजिक्स में तीन तरह के कंपोनेंट चलते हैं जो आप अगले चैप्टर में बहुत पढ़ोगे, आर, एल और सी। फिजिक्स में तीन तरह के एलिमेंट हैं, या जो मैं ऐसे कहूँ कि चैप्टर नंबर 10 जो है मेरा, इन तीनों पर ही बेस्ड है। आर से आप भली भांति परिचित हो, ओम के नियम में मैंने आपको पढ़ा रखा है। आर फॉर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। और इसके बारे में हमें ज्ञान करवाया था ओम्स लॉ ने, और ओम्स लॉ ने कहा था V प्रोपोर्शनल टू I। याद आया क्या? चालक में भौतिक अवस्थाओं को नियत रखकर, भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई, अनप्रस्थ काट, प्रकृति, ताप, करंट फ्लो की जाए तो उसके सिरों पर बनने वाला विभव प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस समानुपाती को हटाकर मैंने कांस्टेंट R लगाया था, V बराबर RI, तब R का सूत्र बना था B/I। ये बताओ कहानी, मुझे लगता है कि इसमें शायद समझाने जैसी कोई बात है नहीं अब आपके लिए। सी बच्चों मैंने कहां पढ़ाया? चैप्टर नंबर 3 याद करें अगर आप। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया है, और ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया है। धारिता याद है? धारिता चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जब हम चालक को आवेश देते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V, याद आया? समानुपाती को हटा के देखो, एक जैसी चीज तो है, यहां समानुपाती हटा के R आया, तो यहां समानुपाती हटा के C आया, और C इज इक्वल टू आ गया था Q/V। अरे याद होगा। अब सर अगर इनका भाई है तो बिल्कुल इनके जैसी ही पिक्चर बननी चाहिए, बिल्कुल गारंटी से ऐसी बनेगी। सोचिए बच्चों, आप एक कुंडली पर विचार कर रहे हो, विचार करना थोड़ा सा। आप एक कुंडली पर विचार कर रहे हो, आप इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हो। मान लो आपने धारा बदली I। भाई धारा अगर फिक्स बह रही है, विचार करना, धारा अगर फिक्स कर दी मैंने तो इसमें परिवर्तन बंद हो गया प्लस का। धारा फिक्स तो चुंबकीय क्षेत्र फिक्स, तो चुंबकीय बल रेखाएं फिक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स फिक्स। और जब चुंबकीय फ्लक्स फिक्स हो जाता है तो ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा।
सही बात है। तो ईएमएफ जनरेट करवाने के लिए मुझे इसका करंट चेंज करना होगा। तो आई का मतलब है चेंज इन करंट। आई करंट चेंज करने से सपोज चुंबकीय फ्लक्स के फाई, चाहो तो बी लिख दो, नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फाई से काम चला लूंगा अभी। तो फाई चेंज हुआ, आपने बच्चों थोड़ी सी धारा बदली तो फ्लक्स भी थोड़ा सा बदला, धारा ज्यादा बदली तो फ्लक्स ज्यादा बदला। कहने का मतलब यह हुआ कि जो फ्लक्स के परिवर्तन है वो धारा परिवर्तन पर डिपेंड करता है। अब देख लो उसकी कहानी, यहां लिख दूं मैं फाई समानुपाती आई। फाई यहां चुंबकीय फ्लक्स है और आई यहां धारा है। इस समानुपाती को हटाकर जब हम बराबर लगाएंगे तो कांस्टेंट काम में आएगा एल, और एल को बोल देंगे भाई समानुपाती स्थिरांक है, इसी एल को हम स्वयं प्रेरण गुणांक या फिर स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। और यहां से जो एल का सूत्र आ जाएगा वो आएगा बच्चों फाई अपॉन आई। बताओ तीनों भाई हैं कि नहीं है ये? इसलिए आरएलसी को पूरा ढंग से मैं चैप्टर नंबर 10 की थीम बना दी भाई मैंने। तो चैप्टर नंबर 3 में मुझे 3 कंपोनेंटों को मिक्स करके पढ़ना है। एक बार मैं अकेला आर पढ़ूंगा, फिर अकेला एल पढ़ेंगे, फिर अकेला सी पढ़ेंगे, फिर आर को एल के साथ मिलाकर, फिर आर को सी के साथ मिलाकर, फिर तीनों को मिलाकर, इस तरीके से हमें वहां अध्ययन करना होगा। कहानी समझ में आई? अच्छा, एक बात जब इतना ही लिखा है तो एक बात और समझ जाइए बच्चों। आपको मैंने यहां चैप्टर नंबर 4 में कहा है कि धारिता क्यू और बी पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि ये समानुपाती हैं। क्यू डबल होगा तो बी भी डबल होगा, तो डबल बटे डबल आंसर वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस बी और आई पर डिपेंड नहीं करता, तो जाहिर सी बात है सर, इसका मतलब एल भी फाई और आई पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ग्राफ रेजिस्टेंस और इसके बनते हैं वही ग्राफ, वही क्वेश्चन, सब कुछ वापस वैसे का वैसा, जैसा आपने चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ा है। पर चूंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं है 4 और 5 चैप्टर, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा पूरा, अदरवाइज मैं यहाँ ऐसा कहकर छोड़ देता भाई आप खुद कर लेना इस चीज़ को। आप समझिए, खुद हम छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो आप, दिलों की धड़कन तेज ना करें भाई, है ना। देखिए एक एक चीज करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की, स्वयं प्रेरण की। तो स्वयं प्रेरण का मतलब समझ में आया? आप मेरे साथ साथ नोट करें चलो थोड़ा बहुत। तो स्वयं प्रेरण क्या कहता है कि जब किसी परिपथ या कुंडली का, जब किसी परिपथ या कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि जब किसी परिपथ या कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उसी परिपथ या कुंडली में, रहने तो यार ये कि बहुत शब्द है, परिपथ ले दो साइड से लगा करके, तो उसी परिपथ या कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। इसमें जो मेन शब्द है, ये सारी बातें आप खूब जानते हो यार, कि चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल बनेगा। बस ध्यान क्या रखना है कि जब किसी परिपथ या कुंडली का, कहां गया, जब किसी परिपथ या कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाए तो उसी परिपथ जो ईएमएफ बनना है वो उसी सर्किट में बनना चाहिए, उसी परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। यह घटना स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है। एक बार आप ये नोट करें। सबसे पहले स्वयं प्रेरण की परिभाषा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अन्योन्य प्रेरण भी आपको साथ में समझ में आ ही गया होगा। अन्योन्य में 1 और 2 करके बोल देंगे ना, बदलाव किसी एक में हो, महसूस किसी दूसरे में हो।
एक तो आप ये लिख लीजिएगा भाई, स्वयं प्रेरण के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्वयं प्रेरण गुणांक। लिखिए भाई, स्वयं प्रेरण गुणांक या फिर स्वयं प्रेरकत्व, दो नाम है इसके, ब्रैकेट में एल लिख देना। या तो आप इसको स्वयं प्रेरण गुणांक कह सकते हो या आप इसको स्वयं प्रेरकत्व कह सकते हो। तो ये हेडिंग तो हो गई हमारी स्वयं प्रेरण, और अब बात करेंगे हम स्वयं प्रेरण गुणांक की। तो स्वयं प्रेरण गुणांक को मैंने क्या समझाया कि आप किसी कुंडली में करंट चेंज कर रहे हो और उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो फ्लक्स में चेंज है वो करंट चेंज के समानुपाती होगा, फाई समानुपाती आई। समानुपाती को हटाने के लिए जब हम कांस्टेंट काम में लेंगे, इस समानुपाती को हटाने के लिए जब हम कांस्टेंट काम में लेंगे तो हम काम में लेंगे एक एल, फाई बराबर एल आई। तो यहां से जो एल निकल के आएगा वो निकल के आएगा फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। दो तीन बातें इसके बारे में यहां से बताने की प्रयास करता हूं मैं आपको। पहले हम परिभाषा सीखते हैं, परिभाषा फोकस है मेरा। तो एल की परिभाषा निकालने के लिए आप करंट को एक मानना। करंट का मतलब है धारा परिवर्तन एकांक है, 1 एम्पियर। और अगर 1 एम्पियर जमाया जाए तो एल बराबर फाई बटा 1, मतलब एल का मतलब किसके बराबर है, फाई। और फाई यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। तो एक परिभाषा तो ये बनती है कि जब किसी परिपथ या कुंडली में धारा एकांक परिवर्तित की जाए, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी परिपथ या कुंडली में धारा कितनी परिवर्तित की जाए, एकांक परिवर्तित की जाए, तो अगर हम धारा को एकांक बदलें, धारा एक मान की बदलें, तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसे नाम दिया जाएगा स्वयं प्रेरण गुणांक। एक परिभाषा यहां से बनती है, दिमाग में रटना कुछ नहीं है। एल फाई समानुपाती आई, फाई बराबर एल आई, एल बराबर फाई बटे आई। यदि धारा एकांक परिवर्तित की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाता है। पहली परिभाषा समझ में आया। सेकंड परिभाषा बनाने के लिए आपने एक फैराडे का सेकंड नियम पढ़ा है ना, E बराबर होता है -n डी फाई बी अपॉन डी टी, पढ़ा है ना आप सबने। अगर हम इसके परिमाण की बात करें तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, फेरे एक मान लिया, एक फेरा है, तो डी अपॉन डी टी। और क्या इस फाई की जगह हम एल आई रख सकते हैं क्या? क्या इस फाई की जगह एल आई जमा दें? एल कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा, बाहर। तो क्या बचेगा, डी आई अपॉन डी टी। आपको तो परिभाषा एल की चाहिए, तो एल आ जाएगा ई का मापांक वटे डी आई अपॉन डी टी, ई का मापांक वटे डी आई अपॉन डी टी। अब परिभाषा बोलनी है तो बच्चों इस चीज को बन मानो, डी आई अपॉन डी टी है क्या है, धारा परिवर्तन की दर। याद आया क्या कुछ? डी मतलब परिवर्तन, आई में लगा हुआ है मतलब धारा में परिवर्तन, और समय से डिवाइड कर रहे हो, और जब भी समय से डिवाइड होगा तो उच्चारण करूंगा दर से। तो डी आई अपॉन डी टी को बोलूंगा धारा परिवर्तन की दर, एकांक हो। और अगर एक बोलता हूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर बटे सेकंड। तो एक बोलने से कोई फायदा है नहीं, एकांक बोल देना। धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो एल किसके बराबर ई आया है, मापांक ई के बराबर। और मापांक ई का मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। दो परिभाषाएं समझ में आती हैं मुझे बच्चों एल की, कौन कौन सी? यदि धारा एकांक परिवर्तित की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाता है। और दूसरी परिभाषा कि यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम यहां परिभाषाओं की ही बात करेंगे, रटना नहीं है। यह बात आप ध्यान रखें बार बार कि आप रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, 1 सेकंड लगेगी। अब देखना आपके बार और कम समय लगेगा। कैसे कैसे समझाया आपको मैंने कि हमने बदला फ्लक्स, धारा बदली और वो फ्लक्स में परिवर्तित हो गई, मतलब फाई समानुपाती आई दिमाग में रखो। तुरंत हमने कह दिया फाई बराबर एल आई आया होगा, तो यहां से एल बराबर फाई अपॉन आई आया होगा। एकांक धारा बदले
तो फ्लक्स जितना बदलेगा वो स्वप्रेरण गुणांक रहेगा, एक परिभाषा। दूसरी की बात करें तो ई का परिमाण होता है, अगर फेरे की बात ना करूं तो डी फाई बी अपॉन डी टी। इसकी जगह एल आई जमा दें, एल कहाँ जाए, बाहर। तो यहां से अगर एल निकालना है तो ई का परिमाण अपॉन डी आई अपॉन डी टी। परिभाषा क्या बनेगी कि धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाता है। बात समझ में आई? स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषाओं की बात हुई बच्चों। यहां तक कुछ मात्रक वगैरह के बारे में बात कर लें, डिस्कस कर लें। तो देखो ध्यान से, अगर इस सूत्र से आप एल का मात्रक देखते हो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एक मात्रक तो हमें समझ में आएगा, वेबर बटे एम्पियर। क्या समझ में आएगा, वेबर बटे एम्पियर। इस सूत्र से अगर आप मात्रक देखते हो, ऊपर विद्युत वाहक बल का मात्रक होगा वोल्ट बटे डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी क्या होगा, एम्पियर बटे सेकंड, और बटे सेकंड कहां घूम जाएगा, ऊपर। ऐसा भी एक मात्रक बन जाएगा। और इनको सॉल्व कर लेंगे तो एक नया कोई और मात्रक भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो स्टैंडर्ड मात्रक है इसका, जो हमें याद रखना है, हेनरी। फ्लक्स का स्टैंडर्ड वेबर था, घेवर नहीं था, वेबर था। और स्वयं प्रेरण गुणांक का जो मात्रक है वो है हेनरी। क्या है, हेनरी। दूसरी बात, ये फाई और आई पर डिपेंड नहीं करेगी। एल जो है वो फाई और आई पर डिपेंड नहीं करेगा। और सर फाई और आई पर डिपेंड नहीं करेगा तो किस पर डिपेंड करेगा, ये बात आपको आगे समझ में आएगी जब आप एक दो हेडिंग स्वयं प्रेरण गुणांक की पढ़ोगे, ठीक है ना। तो एक तो ये फ्लक्स और धारा परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, ये डिपेंड किस किस पर करेगा, जो प्रणाली का जो कुंडली आपने ली है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट पर, उसकी फेरों की संख्या पर, उसके माध्यम पर। वो मैं आपको लिखा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। यहां तक रही बात विमा की, तो विमा निकाल सकते हैं ना, वेबर बटे एम्पियर का उपयोग करते हुए भी हम यहाँ वोल्ट किसी से भी हम इसकी विमा निकाल लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको शायद समझ में आई होंगी ना। तो आप एक बार नोट कीजिए यहां तक पूरा। अब आप मेरे साथ साथ लिखें। सबसे पहले मैं परिभाषाओं की बात कर रहा हूं। तो दो परिभाषाएं हैं इसकी, चाहो तो पैटर्न से लिख लो या सिंपल परिभाषा भी लिख सकते हैं। उसको रफ में लिख लेना है ना, रफ में लिख करके फिर परिभाषा बना देंगे हम। फाई समानुपाती आई, फाई बराबर एल आई, और एल बराबर फाई अपॉन आई। तो आप तो परिभाषा लिखिए, क्या परिभाषा बनी, या साइड में लिख लेता हूं। फाई समानुपाती आई, फाई बराबर एल आई, एल बराबर फाई अपॉन आई। फ्लक्स परिवर्तन, धारा परिवर्तन, धारा परिवर्तन को एकांक मान लो। परिभाषा, यदि किसी परिपथ या कुंडली में विद्युत धारा एकांक परिवर्तित की जाए, थोड़ा मोटा लिखो ना, यदि किसी परिपथ या कुंडली में विद्युत धारा एकांक परिवर्तित की जाए, तो मतलब हम धारा एकांक बदलें तो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन, यदि किसी परिपथ या कुंडली में विद्युत धारा एकांक परिवर्तित की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाता है।
रटना मत, जैसे समझाया है हिंट लिख लेना और सूत्र लिख दो। बढ़िया चाहो तो आप L बराबर फाई अपॉन आई से आई है ये परिभाषा। एक परिभाषा तो आप ये लिखो, स्वप्रेरण गुणांक की सिंपल परिभाषा है और बिल्कुल लॉजिक से ही हमने निकाली है। लॉजिक क्या था? फाई समानुपाती आई था। चाहो तो आप साइड में लिख लेना अपनी सहायता के लिए। एक परिभाषा तो ये आती है। दूसरी परिभाषा, अच्छा बी और लगा दो साइड में ना। चलो दूसरी परिभाषा के पहले आपको सूत्र बनाऊं फिर परिभाषा बनाऊंगा। तो फैराडे के द्वितीय नियम से क्या कहा साहब? फैराडे साहब ने द्वितीय नियम में कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर या समानुपाती ऐसा होता है। अब अगर इसमें मान जमाया जाए फाई वी का, और फाई वी का मान कितना आएगा? एल आई। एल कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती जगह आया था ना ये, तो एल को बाहर निकाल लीजिए। तो ई बराबर बनेगा एल डी आई अपॉन डी टी। हमें तो सूत्र एल का बनाना है, तो एल आएगा मापांक ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इससे मुझे सूत्र बनाना है। मैं ऐसा मानूंगा कि धारा परिवर्तन की दर एक अंक है या 1 एम्पीयर बटे सेकंड है। अगर मैं ऐसा मान लूं तो एल का मान मापांक ई के बराबर होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाएगा, है ना। एक बार इतना लिखें फिर मैं इस डेफिनेशन को लिखता हूं। एक बार यहां तक लिख लेना आप चाहो तो, ये ऑप्शनल है। चाहो तो ऐसा करो, सही तरीका दिया रहेगा, डब्बे में बंद कर दो, क्योंकि बहुत से गधे अगर पूछेगा तो खामोखा लिख के आएंगे इस चीज़ को। इससे परिभाषा आप इजी बना सकते हो, है ना। तो आप सेकंड परिभाषा लिखिए, ये साफ कर रहा हूं भाई ऊपर से। सेकंड परिभाषा बनाइए आप। क्या कंडीशन मानी आपने? यदि किसी कुंडली या परिपथ में डी आई अपॉन डी टी को बोलूंगा धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, एक मानिए ना, तो एकांक हो। यदि किसी कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो? एकांक हो, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ना उसका परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, कॉमा लगाइए, स्वयं प्रेरकत्व या बड़ा लिखना चाहो तो स्वयं प्रेरण गुणांक, एक ही बात होती है, कहलाता है। और चाहो तो डायरेक्ट सूत्र लिख लेना आप, तो एल बराबर मापांक ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये आप नोट करो। उम्मीद करता हूं बच्चों 2-3 नाम पढ़े हैं, ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए। स्वयं प्रेरण एक घटना है जिसके थ्रू जिसका फ्लक्स चेंज करते हैं उसी में विद्युत वाहक बल बनता है। और स्वयं प्रेरण गुणांक एक समानुपाती स्थिरांक हुआ एक तरीके से, जिसकी 2 परिभाषाएं बन गई। पहली परिभाषा एल बराबर फाई अपॉन आई से आती है कि अगर धारा परिवर्तन एकांक हो तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो स्वयं प्रेरण गुणांक होगा। और दूसरी परिभाषा, अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, 2 चीज बोलनी है, धारा परिवर्तन एकांक है तब तो चुंबकीय फ्लक्स स्वयं प्रेरण गुणांक है, और अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक है, दोनों में अंतर समझना आप, तो धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल बना उसका परिमाण स्वयं प्रेरण गुणांक है। दोनों बातें उम्मीद है क्लियर होंगी। और ये मैंने आपको सहायता के लिए लिखा दिया है।
और अगर पहले में ऐसे आपको ब्लॉक बना के लिखना है साइड में, तो हल्का सा ब्लॉक डब्बे में बंद करके लिख देना कहाँ से आया, फाई समानुपाती आई, फाई बराबर एल आई, एल बराबर फाई अपॉन आई। उसको इस तरीके से आप नोट कर सकते हो आपकी सहायता के लिए। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। स्वयं प्रेरण गुणांक में ही हम कुछ छोटी मोटी बातें और करें जिनकी क्वेश्चन बनने की संभावना हो। अब प्रतीक तो आप समझ गए होंगे इतना देर से बच्चों कि जो स्वयं प्रेरण गुणांक है, इसकी पूरी बायोडाटा लिखता हूं, पूरी जन्म कुंडली देखिए आप इसकी। जो इसका प्रतीक होगा स्वयं प्रेरण गुणांक का वो एल होगा। जो इसका मात्रक होगा, कई तरह के मात्रक बन सकते हैं, क्योंकि पहला सूत्र क्या आया था, एल बराबर फाई अपॉन आई। फाई का मात्रक क्या होता है, चुंबक प्लस का बेवर, और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एक तो इसका मात्रक बच्चों बेवर बटा एम्पियर हो सकता है। क्या हो सकता है, बेवर बटा एम्पियर, बेवर बटा एम्पियर। और क्या हो सकता है, सुनो ध्यान से। अब इसको अगर जगह और तोड़ा जाए, थोड़ा सा और तोड़ के देखूं, बहुत है यार, आप चाहो तो अपने हिसाब से तोड़ के देख लेना। एक इसका मात्रक आप सीधा याद कर लो, चलो छोटा सा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज होंगे आप, हेनरी लिख लो, चलो डायरेक्ट बेमा में देख लेंगे आगे। अपने को क्या रटना है, हेनरी रट जाना चाहिए भैया। हेनरी किसका मात्रक है, हेनरी किसका मात्रक है, स्वयं प्रेरण गुणांक का। अब अगर बच्चों बाई चांस परिभाषा पूछ ली जाए आपसे कि साहब एक हेनरी को डिफाइन करो या एक हेनरी की परिभाषा बोलो, कैसे बोलोगे, ले सोच के देखो जल्दी से आप एक बार। अगर क्वेश्चन आपसे कोई उल्टे दिमाग का आ जाए और वो स्वयं प्रेरण ना पूछे, स्वयं प्रेरकत्व ना पूछे, और वो पूछ ले कि एक हेनरी को परिभाषित करो, या फिर ऐसे कह दे कि स्वयं प्रेरकत्व के मात्रक को परिभाषित करो, तो आप बच्चों एक हेनरी की क्या परिभाषा बोलने वाले हो। देखो दिमाग कैसे काम करना चाहिए। मैं लिख रहा हूं एक हेनरी की परिभाषा के साथ। देखो हेनरी मात्रक है स्वयं प्रेरकत्व का। स्वयं प्रेरकत्व के दो सूत्र हैं, या तो आप परिभाषा फाई अपॉन आई से बोल दो, या आप परिभाषा मापांक ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी से बोल दो। एक कब आएगा, धारा परिवर्तन को एकांक मान लो, और चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन भी आप एकांक मान लो, तो जो स्वयं प्रेरकत्व है वो एक हेनरी होगा। कि यदि किसी कुंडली में धारा एकांक परिवर्तित करने पर चुंबकीय फ्लक्स में एकांक परिवर्तन हो, दोनों चीज एकांक हो, तो स्वयं प्रेरकत्व एक हेनरी कहलाता है। और अगर आप परिभाषा यहां से बोलना चाहते हो, इसको एकांक मानना पड़ेगा, इसको एकांक मानना पड़ेगा, कि यदि किसी परिपथ में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एकांक हो, तो स्वयं प्रेरकत्व एक हेनरी कहलाता है। जैसे आप चाहो तो ये जी है, आप ये लिख दोगे परिभाषा, एक हेनरी के आगे लिख लेना कि जब किसी परिपथ या कुंडली में एकांक विद्युत धारा परिवर्तित की जाए, एकांक विद्युत धारा परिवर्तित की जाए, की जाने पर, परिवर्तित करने पर लिख दो, परिवर्तित करने पर चुंबकीय फ्लक्स एकांक परिवर्तित हो, चुंबकीय फ्लक्स एकांक परिवर्तित हो, तो कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व एक हेनरी कहलाता है। क्लियर है बच्चों, नोट करो यहां पर। चलो, स्वयं प्रेरण क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक की दोनों परिभाषाएं समझ में आ जानी चाहिए। स्वयं प्रेरण गुणांक का प्रतीक क्या है, मात्रक क्या है, और इसके मात्रक की परिभाषा भी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बेमा की। अब हम किसकी बात करें बच्चों,
इसकी विमा की। तो देखिएगा ध्यान से, सूत्र क्या कहता है, एल बराबर फाई अपॉन आई, कहीं से स्टार्ट कर लो जहां से तुम्हारी इच्छा हो। आप कहो, आप चाहो तो ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी से बन जाएगी, इससे बना लो। फ्लक्स का सूत्र क्या जानते हो बच्चों? सर फ्लक्स का सूत्र बी ए कॉस थीटा जानते हैं। सबके मात्रक जमा दो, पहले तो मात्रक बी, एक टेस्ला पर टेस्ला से विमा नहीं निकलेगी, विमा निकलेगी बच्चों न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। याद आ गया होगा, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और नीचे एक कॉस का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, धारा का एम्पियर, और मीटर ने मीटर को मार दिया। अब विमा जमा लो, न्यूटन की तो बन जाएगी m1L1 T-2, मीटर की बन जाएगी L1, एम्पियर के नीचे A1 और ऊपर आएगा तो A-2, और ढंग से लिखें तो m1L2 T-2 A-2। आप डायरेक्ट लिख ले वहीं से। भाई विमा बनाना तो आपको आना चाहिए। अगर कोई भी सूत्र, अब देखो विमा कहाँ तक लिखोगे और कितनी रटोगे, मुझे तो एक भी याद नहीं है भाई। मैंने अभी आपके सामने बस बना के देखा है, और क्यों रटे इनको हम, जब हम बना सकते हैं तो हम नहीं रटेंगे ना। तो आप डायरेक्ट भले विमा लिख लें, केवल एक लाइन लिख लें इसके बारे में कि इसकी विमा बड़ा कोष्टक बड़े अक्षरों में m1L2 T-2 A-2 होती है। क्लियर है? अच्छा, फिर एक पॉइंट और लिख लो बच्चों की अदिश राशि है, अगला डेस लगा दो कि यह है अदिश राशि है। याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर यहां तक? अब कहानी जरा आगे देखें। देखिए, बात करें निर्भरता की, बात कर लें तो पॉइंट नंबर इसमें अगला लगाओ आप कि स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक जो भी आपने लिखा है का मान फाई कॉमा आई पर डिपेंड, निर्भर नहीं करता। जो स्वयं प्रेरकत्व है, जो कैपिटल एल है, इसका मान फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फाई तथा आई परस्पर समानुपातिक राशियां हैं, समानुपातिक राशियां हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस अनुपात में फाई चेंज होगा उसी अनुपात में आई चेंज होगा, और जब दोनों एक ही अनुपात में चेंज होने वाले हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इन पर यह डिपेंड नहीं करता है। फिर किस पर डिपेंड करता है वो बताइए? चुंबक के फ्लक्स का आपने बोल दिया भाई फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता है, फिर किस पर डिपेंड करता है? तो अगला डेस लगाइए आप कि जो स्वयं प्रेरकत्व का मान है वो कुंडली का क्षेत्रफल कॉमा फेरों की संख्या कॉमा माध्यम उसकी लंबाई। ये पॉइंट आपको आगे समझ में आएगा भाई, जब मैं आपको सूत्र बनाऊंगा एल का, तब उसमें सारी जो भी क्वांटिटी आएंगी उन पर डिपेंड करेगा। जैसे दायरता मैंने आपको कही थी क्यू और बी पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो ए एप्सिलॉन नॉट डी पर डिपेंड कर रही है। तो ये पॉइंट आपको आगे समझ में आएगा, भी लिख लीजिए बस। पर निर्भर करता है, ये भी नोट करिए। फाई का मान, सॉरी, जो स्वयं प्रेरकत्व है एल, वो फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है तो उस कुंडली के क्षेत्रफल पर, फेरों की संख्या पर, लंबाई पर और माध्यम पर। यह पॉइंट हुआ। अच्छा, इनमें कुछ ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे मैं आपको पहले पढ़ा रखे हैं, तो आप इन पर ग्राफ के क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार कि अगर मैं ग्राफ की चर्चा करता हूं, देखना ध्यान से, एल के लिए एल के सूत्र में फाई और आई आ रहा है ना,
तो मुझे ग्राफ भी फाई और आई के बीच ही बनाना है। अब ये दो तरीके से बन सकता है कि एक्स अक्ष पर ले लें फाई वी और वाई अक्ष पर ले लें हम आई, या फिर एक्स अक्ष पर ले लें हम आई। वैसे आपको एक बात बता दूं कि जो स्वतंत्र चर है वो एक्स अक्ष पर लिया जाता है। जैसे इसमें स्वतंत्र कौन है? आई। आई बदलो, फाई तो आई पर डिपेंड कर रहा है, तो वैसे सही ग्राफ इसका ये माना जाएगा, पर मैं दोनों ही लिखाता हूं, ठीक है ना। इनमें भी ग्राफ सीधी रेखा आएगा और इनमें भी ग्राफ सीधी रेखा आएगा। बात करें अगर हम ढाल की, इस ग्राफ की मुझे ढाल निकालनी है, तो ढाल का मतलब मैंने आपको दिमाग में टेन थीटा बिठा रखा है। टेन थीटा कैसे? ये कौन बन गया, हल्का सा लंब डाल के देख लो। टेन होता है लंब बटे आधार, तो कौन के सामने लंब तो कितना आ जाएगा आपका आई, और आधार कितना हो जाएगा फाइव ई। यहां अगर मैं ढाल निकालूं तो टेन थीटा लंब बटे आधार मतलब फाई अपॉन आई। अब सूत्र तो आपको याद होगा ही, फाई बराबर एल आई या एल बराबर फाई बटे आई। तो यहां तो सीधा एल ढाल के बराबर हो जाएगा, और ध्यान से देखें ये उल्टा दिख रहा है, तो यहां ढाल का उल्टा एल होगा, अपने हिसाब से आप देख लेना। लैंग्वेज अगर मैं लिखाता एक लाइन में, तो ग्राफ सीधी रेखा है जिसका ढाल, ये ढाल का व्युत्क्रम एल को व्यक्त करता है। ये सारी बातें मैंने आपको दो दो बार पढ़ा दी हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, आपको पता हो तो इन सब चीज़ों को। हम जल्दी से इसको भी नोट करो। ठीक है, और आगे देखो, अगर ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएं, अगर ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे कि यहां फाइव भी आ गया, यहां आई आ गया, और ये दो ग्राफ दे दिए, तीन दे दिए, कितने मान लो, क्या फर्क पड़ता है। इसे हमने नाम दिया L1, इसको नाम दिया L2, इसको नाम दिया L3। क्वेश्चन है कि L1, L2 और L3 को क्रम से व्यवस्थित करो। अच्छा, इसके तरीके मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 में सिखा दिए वैसे तो, खैर। और देख लो, L का सूत्र क्या होता है, फाई अपॉन आई। तरीके इसके 4-5 तरीके बताए थे मैंने आपको। कोण लेकर देख सकते हैं, एक तो हम, एक मैंने कहा था अपन फाई को कांस्टेंट कर दें तो आई के रूप में आ सकता है, आई को कांस्टेंट कर दें फाई के रूप में आ सकता है, और भी इसी तरीका। L बराबर फाई अपॉन आई है ना, तो L किसके प्रोपोर्शनल है, फाई के प्रोपोर्शनल है। तो फाई वाले अक्ष को पकड़ लो, फाई के नज़दीक कौन है, L1 सबसे बड़ा, L2 उससे छोटा, L3 सबसे छोटा। जल्दी आंसर आ जाएगा। और अगर आप पैटर्न की बात करते हो, मेथड नंबर 2, तो देखो, इसका जो कोण बन रहा है उसको θ1 नाम दे देंगे, इसका जो कोण बन रहा है उसको θ2 नाम दे देंगे, और इसका जो कोण बन रहा है उसको θ3 नाम देंगे। तीसरा है ना ग्राफ, तो आप देख पा रहे होंगे कि θ3 सबसे बड़ा, उससे छोटा θ2, उससे छोटा θ1। सब में अगर टेन लगा दें तो टेन θ3, टेन θ2 और टेन θ1। अब टेन थीटा या तो होगा L और या होगा 1/L, या तो होगा L या होगा 1/L। तो टेन निकाल के देख लो, लंब बटे आधार से आई अपॉन फाई उल्टा महसूस हो रहा है। फाई अपॉन आई होता है ना L, तो ये आई अपॉन फाई है। इसका मतलब ये 1/L3, ये 1/L2 और ये 1/L1। और अगर इनको उल्टा कर दिया जाए तो L3 सबसे छोटा, फिर L2 और फिर L1। वही तो आंसर आया है हमारा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 4 और 5 में करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां तक कहानी थी किसकी, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की। इसमें मात्रक हो गई, विमा हो गया, क्या प्रतीक है इसका, कैसे कैसे परिभाषाएं बनी, स्वप्रेरण क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके जैसी हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण में। अंतर केवल, अभी हम इसमें तो खुद में परिवर्तन देख रहे हैं, और अन्योन्य प्रेरण में हम परिवर्तन दूसरी जगह महसूस करेंगे। इसको लिख लें आप, है ना। बाकी अपन अपनी अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।